स्टूडेंट्स, तो हम पिछले पार्ट में दो प्रॉपर्टीज पढ़ने के बाद कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की अब हम पढ़ेंगे थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ द कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, जिसका नाम क्या है? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, जिसे एक और नाम से जाना जाता है क्रायोस्कोपी। और इस प्रॉपर्टी को पढ़ने से पहले आपने अगर पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो आप एक बार जाके अच्छे से उसको देख लें। और कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपकी इस प्रॉपर्टी में भी वर्क करने वाले हैं, क्योंकि है तो ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, तो उसको आप अगर पढ़ लेंगे तो आपको पॉइंट्स अच्छे से प्रिपेयर हो जाएंगे। तो चलिए अब हम डिस्कशन करते हैं कि व्हाट इज द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। क्या होता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट? तो सबसे पहले हम समझते हैं कि फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, ठीक है ना। तो पहला पॉइंट हमारा क्या होगा कि फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है। तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या है? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ सब्सटेंस इज डिफाइंड एज द टेम्परेचर। ऐसा टेम्परेचर, इसको डिफाइन किसके थ्रू करेंगे? टेम्परेचर के बेस पे। कैसे? एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ इट्स लिक्विड इज इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग सॉलिड। अब आप ये थोड़ा सा माइंड में थिंक करिए कि जब कोई चीज फ्रीज होना चाहती है तो वो अपने मॉलिक्यूल्स को किस में लाना चाहती है? एक ऑर्डर में लाना चाहती है। और जब वो ऑर्डर में लाना चाहती है तो वो किस स्टेट में आएगी? किस स्टेट को ज्यादा प्रेफर करेगी? सॉलिड स्टेट को। तो अगर कोई लिक्विड है, अगर वो फ्रीज हो रहा है तो उसका वेपर प्रेशर किसके इक्वल होना चाहिए? सॉलिड के वेपर प्रेशर के इक्वल होना चाहिए। चलिए इसको हम समझते हैं एक ग्राफ के थ्रू। तो लेट कर लीजिए, और इस ग्राफ के थ्रू तो हम इसको समझेंगे ही। और इसके पहले अगर आप इसके बारे में पॉइंट्स को नहीं जानते हैं तो आप एक चीज माइंड में सेट रखिए कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज द प्रॉपर्टी व्हिच डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ द पार्टिकल ऑफ द सॉल्यूट्स, एंड इन अ सॉल्यूशन देयर आर टू थिंग्स, फर्स्ट इज सॉल्यूट एंड सेकंड वन इज सॉल्वेंट। और हमारा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में जो सॉल्वेंट होता है वो कैसा होता है? वोलाटाइल। कैसा होता है? वोलाटाइल, जिससे वेपर प्रेशर बाहर आएंगे। मीन्स ये कोई लिक्विड होगा, जैसे बेंजीन, ईथर, एथेनॉल, है ना। तो अगर आपका कोई सोल्यूट पार्टिकल है तो वो क्या होगा? एक नॉन वोलाटाइल होगा। क्या होगा? नॉन वोलाटाइल होगा। और स्टार्टिंग से हम पढ़ते हुए आ रहे हैं कि जब कोई नॉन वोलाटाइल पार्टिकल आपके किसी वोलाटाइल सॉल्वेंट में डाला जाता है तो उसकी वेपर प्रेशर क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है। इसका मतलब प्योर सॉल्वेंट की वेपर प्रेशर जो होती है वो हाई होती है, और जो सॉल्यूशन होता है उसकी वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाती है। तो इसमें अगर हम इसको लेट कर लें कि ये हमारा क्या है? वेपर प्रेशर। क्लियर? और इसे हम ले लेते हैं टेम्परेचर के बेस पे। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे वेपर प्रेशर बढ़ता जाएगा। तो चलिए देखते हैं। यहां पे आपका एक ग्राफ ले लिया गया, किसका? सॉल्वेंट का। किसका ले लिया गया? सॉल्वेंट का, जो कि अभी आपका इसमें किस स्टेट में होगा? लिक्विड स्टेट में, तभी तो वोलेटाइल होगा। तो इसको ले लेते हैं हम लिक्विड। इसमें वेपर प्रेशर क्या होगी? ज्यादा होंगी। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप, वो वोलाटाइल है, वोलाटाइल में वेपर बाहर आएंगी। अब नॉन वोलाटाइल डालेंगे तो वो वेपर प्रेशर में जहां पे वो अपने एक ऑर्डर को बनाना चाहता था उसमें जाके सेट होने लग जाएगा। उसके ऑर्डर को क्या करने लग जाएगा? खराब करने लग जाएगा। और जैसे ही खराब करेगा उसका वेपर क्या होता जाएगा? डिक्रीज होता जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो लिक्विड सॉल्वेंट होगा, जो प्योर सॉल्वेंट होगा, उसकी वेपर प्रेशर ज्यादा, और जैसे ही सॉलिड पार्टिकल डाला वेपर प्रेशर कम। तो यहाँ पे ये वेपर प्रेशर हो गई सॉल्यूशन की। तो लेट कर लीजिए ये आपका सॉल्यूशन है। इसमें क्या डाल दिया गया है? सॉल्यूट। क्लियर है? यहां तक क्लियर है? मतलब क्या हुआ कि एक सॉल्वेंट लिया गया जो कि लिक्विड था, उसका वेपर प्रेशर क्या है? ज्यादा है। क्यों? क्योंकि वो क्या है? वोलेटाइल है। उसमें से वेपर प्रेशर बहुत सारी बाहर आ रही, बहुत सारी। और जैसे उसमें कोई क्या डाला? नॉन सोल्यूट पार्टिकल, जिसकी वेपर प्रेशर क्या हो गई? डिक्रीज हो गई। और जैसे ही वेपर प्रेशर डिक्रीज हो गई, सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट भी क्या हो गया? डिक्रीज हो गया। अब हमको क्या करना पड़ेगा? सॉल्यूशन का टेम्परेचर फिर से और रिवर्स करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, डिक्रीज करना पड़ेगा। वही तो है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। बट थोड़ी देर के लिए समझते हैं इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। क्या बोलती है डेफिनेशन? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ सब्सटेंस इज डिफाइंड एज द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ इट्स लिक्विड
वेपर प्रेशर ऑफ इट्स लिक्विड इज इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग सॉलिड। जिस सॉलिड स्टेट में वो वेपर आपका सॉल्वेंट जाना चाहता है, क्या होने के लिए, फ्रीज होने के लिए, उसकी वेपर प्रेशर के जब इक्वल हो जाएंगे, जब दोनों एक दूसरे के वेपर प्रेशर इक्वल हो जाएंगी, तो वो पॉइंट जो होगा वो आपका क्या होगा, फ्रीजिंग पॉइंट होगा। तो एक हम ले लेते हैं करस्पॉन्डिंग सॉलिड, जैसे कि लेट कर लो, ये हमने ले लिया सॉलिड आपका, इसका टेम्परेचर प्रेशर, टेम्परेचर बढ़ाते ही वेपर्स बाहर आने लगे, क्योंकि सॉलिड से भी वेपर बाहर आएंगे, थोड़ा सा डिसऑर्डर होने लग जाएगा, वेपर्स बाहर होने लग जाएंगे, टेम्परेचर ज्यादा तेज इंक्रीज कर देंगे, ज्यादा फास्ट कर देंगे, सॉलिड में और ज्यादा डिसऑर्डरमेंट, वेपर और तेज बाहर। ठीक है, तो थोड़ा सा फास्ट इसमें वेपर्स बाहर आ रहे हैं। तो क्या होगा, जिस पॉइंट पर ये दोनों मिलेंगे, जिस टाइम इस सॉलिड की वेपर प्रेशर, इस सॉलिड की वेपर प्रेशर किसके इक्वल हो जाए, इस लिक्विड के इक्वल हो जाए, उसी को तो हम बोलेंगे क्या, टेम्परेचर जिस पर वो क्या हो रहा है, फ्रीज। तो इसे क्या बोला जाएगा, टेम्परेचर ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, या फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहां पर जो वेपर प्रेशर है वो किसके इक्वल हो गई है, सॉलिड के वेपर प्रेशर के इक्वल। तो ये देखिए यहाँ पे सॉलिड की वेपर प्रेशर क्या हो गई, इक्वल हो गई। थोड़ा सा टेम्परेचर को नीचे लिखते हैं जिससे पॉइंट आपको समझ में, ये हो जाएगा आपका टी एफ। टी एफ थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं, प्योर सॉल्वेंट है, टी नॉट एफ लिख देते हैं। क्लियर। तो अब आपका ये क्या हो गया, ये सॉल्वेंट का टेम्परेचर हुआ जो होना था, जो या था पहले आपका, जो कि किसके इक्वल था, कॉरेस्पॉन्डिंग सॉलिड के वेपर प्रेशर के इक्वल है। अब क्या होगा, जैसे ही सॉल्यूशन में नॉन वोलेटाइल पार्टिकल डाला सॉल्वेंट में, वैसे उसका वेपर प्रेशर डिक्रीज हो गया। अब सॉल्यूशन को सेम टाइप का फ्रीजिंग पॉइंट लाने के लिए, सेम टाइप की वेपर लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, अपना टेम्परेचर बैक करना पड़ेगा। और जब बैक करेगा, डिक्रीज करेगा, तो उसी प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो ये इससे कहां मिलेगा, इस जगह पे। तो यहां पे जो टेम्परेचर होगा उसे क्या बोलेंगे, टेम्परेचर ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो ये किसका टेम्परेचर है फ्रीजिंग पॉइंट का, सॉल्यूशन का। और ये किसका टेम्परेचर है फ्रीजिंग पॉइंट का, सॉल्वेंट का। तो अब इनमें दोनों में जो डिफरेंस है, जो हमें चेंज करना पड़ा, जो हमें बैक या डिक्रीज करना पड़ा, वही आपका क्या हो जाएगा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। थोड़ा सा क्लियर करके लिखते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा डेल्टा टी एफ। क्लियर। इसे डेल्टा से डिनोट करेंगे चेंज। तो अब डेफिनेशन क्या हो गई, अगर हम डेल्टा टी एफ की डेफिनेशन लिखें तो क्या लिखें, इन, या ऐसे लिखेंगे, द चेंज इन द freezing point of pure solvent and चेंज ना करके हम एक तरह से लिख सकते हैं डिफरेंस, द डिफरेंस इन द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। क्लियर। तो जो चेंज आएगा किसमें, प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर को जो हमने बढ़ाने के लिए, तो उसका जिस टाइम उसका भी जो फ्रीजिंग पॉइंट था उसमें, और जो सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट आया है उसमें चेंज निकाला, क्या फाइंड हो गया आपका, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो फाइनली फॉर्मूला क्या हो गया, डेल्टा टी एफ इक्वल टू डेल्टा, सॉरी, डेल्टा टी नॉट एफ माइनस टी एफ। तो टी नॉट एफ क्या है आपका, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, और ये आपका क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ
सॉल्यूशन। तो क्लियर है, यहां से एक बेस पे क्वेश्चन क्या बनता है कि इसमें टेम्परेचर किसका ज्यादा होगा, फ्रीजिंग पॉइंट पे किसका फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा होगा, सॉल्वेंट का। नॉन सॉल्यूट पार्टिकल डालने पे, सॉरी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट पार्टिकल डालने पे किसका टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा, सॉल्यूशन का। और फिर सॉल्यूशन का टेम्परेचर और क्या करना पड़ेगा, बैक करना पड़ेगा, डिप्रेस करना पड़ेगा, जिससे फिर से वो किस स्टेट में आने लग जाए, सॉलिड स्टेट में आने लग जाए। किस स्टेट में आने लग जाए, सॉलिड स्टेट में। तो ये आपका ग्राफ किसका था, सॉलिड का। ध्यान नहीं दिया, ये था आपका सॉलिड, ठीक है ना। तो ये चीज ध्यान रखना है कि ये आपका किसका वेपर प्रेशर है, सॉलिड का, ठीक है ना। तो इसके इक्वल होना चाहता है, क्योंकि इसने बोला कि जब आपका ये कॉरेस्पॉन्डिंग सॉलिड के इक्वल हो जाएगा तो समझ लीजिए कि जो वो पॉइंट है जिस टेम्परेचर पे वो इस स्टेट में आ गया है, दैट इज द फ्रीजिंग पॉइंट। तो हमने देखा कि हमें थोड़ा सा डिक्रीज करना पड़ गया, तो ऐसे बीच में जो चेंज आया तो उतना ही तो हमने चेंज किया उसमें, तो दैट इज द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। चलिए अब मैथमेटिकल इक्वेशन देखते हैं और इसके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर। आइए अब देखते हैं इसकी मैथमेटिकल इक्वेशन। जो आपका कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट बेसिकली आप समझ रहे हैं ये किस पे डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड करेगा। और जब नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड करेगा तो सर क्या होगा, डेल्टा टी एफ प्रोपोर्शनल एम। किस पे डिपेंड करेगा, मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन के प्रोपोर्शनल होता है आपका क्या, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन बढ़ रही है, टेम्परेचर ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट क्या बढ़ रहा है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या बढ़ रहा है। मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन घट रही है, डिक्रीज हो रही है, टेम्परेचर ऑफ सॉरी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। क्लियर। तो अब यहां से जैसे ही प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं, डेल्टा टी एफ इक्वल टू आपका एक नया कांस्टेंट ऐड होगा, जिसको आप क्या बोलते हैं, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। क्या बोलेंगे, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट या मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, ठीक है ना। तो यहाँ पे के एफ इंटू क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला होता है जब आपको मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट दिया हो, मोलैलिटी दिया हो, तो फाइंड जल्दी से मल्टीप्लाई करके और फाइंड कर लेते हैं क्या, चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट या फिर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। अब इसी को आप ये भी जानते हैं कि कभी कभी ये वैल्यू देके आपसे ये वैल्यू नहीं पूछता, पूछेगा क्या, प्योर सॉल्वेंट का आपका फ्रीजिंग पॉइंट क्या है। तो आपको तो फॉर्मूला पीछे आपने पढ़ा ना, डेल्टा टी एफ इक्वल टू टी नॉट एफ माइनस टी एफ, जो कि आपका ये क्या है, प्योर सॉल्वेंट है, और ये क्या है, सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट है, ठीक है ना। तो इसको उधर भेजेंगे, इसे ऐड करेंगे, आपका फाइनली वैल्यू आ जाएगी, ठीक। अब यहां से हम मोलैलिटी की वैल्यू रख देते हैं। तो मोलैलिटी अगर आपने नहीं पढ़ा है तो इसका भी वीडियो मैंने अपलोड किया है, उसको भी आप जाके अच्छे से पढ़ सकते हैं, उसके फॉर्मूलों को देख सकते हैं, उसके न्यूमेरिकल को भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो एक बार आप देख लेंगे और आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मोलैलिटी होता है आपका क्या, कि 1 kg मास में, किसी भी सॉल्वेंट के 1 kg मास में कितना आपने सॉल्यूट पार्टिकल डिसॉल्व किया, वही आपका क्या है, मोलैलिटी है। तो अब आप नंबर ऑफ सॉल्यूट निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे सॉल्यूट के, तो आपको पता ही है मास अपॉन मोलर मास, क्लियर। और अगर आपका मास सॉल्वेंट का जो दिया है वो ग्राम में है, तो आप यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 से। दिस इज द मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। और इनटू में क्या रहेगा आपका, के एफ। तो फाइनली वैल्यू क्या आ गई, डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू स्मॉल डब्ल्यू इंटू 1000 अपॉन में कितना, स्मॉल एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू इन ग्राम, क्लियर। तो ये आपका फॉर्मूला होता है किसका, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, क्लियर है। तो यहां पे भी वैल्यू अगर इसकी निकालने के बाद हो सकता है आपसे क्या बोल देते हो, सॉल्वेंट की बताओ, फ्रीज डिप्रेशन जो आपका प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट था वो बताइए, या फिर कह देगा सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट बताइए, या फिर इसको पूछता है तो आप डायरेक्टली फॉर्मूला से फाइंड कर लेंगे, क्लियर। तो न्यूमेरिकल का पहले बेस पॉइंट समझ लीजिए कि जैसे जैसे न्यूमेरिकल्स होंगे वो कहीं ना कहीं में से किसी न किसी एक वैल्यू को नहीं देके हमसे उन वैल्यू की वैल्यू पूछेगा, ठीक है ना। उन कंपोनेंट्स की क्या फाइंड करने के लिए कहेगा, वैल्यू फाइंड करने के लिए कहेगा। और हम ज्यादा सोच में पड़ जाते हैं, वाओ कैसे क्वेश्चन आ गया, इसमें ऐसे कैसे फॉर्मूला आ गया। तो ये चीजें समझना है आपको, पॉइंट को देखना है। चलिए हम कुछ प्रैक्टिस करते हैं और प्रैक्टिस करने के बाद इस पे श्योर हो जाते हैं कि बिल्कुल हमारा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो गया, क्लियर हो गया, ठीक। न्यूमेरिकल को मैंने रेड मार्कर से लिखा है, क्यों, क्योंकि थोड़ा सा
रेड अलर्ट, रेड जोन में आ गए ना। तो चलिए देखते हैं। द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ साइक्लोहेक्सेन इज 279.65 केल्विन। तो सर देयर आर टू फ्रीजिंग पॉइंट्स, वन फॉर सॉल्वेंट, वन सेकंड फॉर सॉल्यूशन एंड फाइनल फॉर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो सर यहाँ पे कौन सा दिया है, चलिए क्वेश्चन को पूरा पढ़ते हैं। A solution of 14.75 gram of a solute in 500 gram of a cyclohexane has a freezing point। देखिए सॉल्यूशन बनाया गया, 14.75 ग्राम ऑफ सोल्यूट लिया गया, 500 ग्राम ऑफ साइक्लोहेक्सेन लिया गया, और उसको जब मिक्स करके बनाया गया तो किसका आपका फ्रीजिंग पॉइंट फाइंड होगा, सॉल्यूशन का। तो मीन सॉल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट दिया है वो कितना दिया है, यहाँ पे लिखेंगे फ्रीजिंग, बहुत हो गया रेड जोन, इसको सॉल्व करेंगे ना। तो सॉल्यूशन, तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट सॉरी सॉल्यूशन इज इक्वल टू कितना 200, और किससे डिनोट करते हैं इसको, टी एफ से। तो इक्वल टू 277.33 केल्विन। तो इसका मतलब 500 ग्राम ऑफ क्या है, साइक्लोहेक्सेन है। तो यही तो है आपका सॉल्वेंट। सॉल्वेंट हैज द एक्सेस क्वांटिटी इन सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में सॉल्वेंट की क्वांटिटी क्या होती है, ज्यादा होती है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि आपका सॉल्वेंट ये है, यहाँ पे सॉल्वेंट का दिया हुआ है, और प्योर सॉल्वेंट का डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में वेपर प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है ना। तो जब ज्यादा होगा तो इसका मतलब ये आपकी वैल्यू किसकी हो गई, डेल्टा टी नॉट एफ, जिसे आप क्या बोलेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। प्योर सॉल्वेंट लिख दीजिए या फिर सॉल्वेंट, कोई बात नहीं। इक्वल टू कितना दिया है, 279.65 केल्विन। लेकिन हम यहाँ पे फॉर्मूले में फॉर्मूला देखते हैं तो हमारा क्या आता है, डेल्टा टी एफ इक्वल टू, जिसे हम क्या बोलते हैं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इनटू के एफ। के एफ मींस कांस्टेंट, ये वैल्यू आपको दिया रहता है, इनटू में स्मॉल डब्ल्यू इनटू 1000 अपॉन में स्मॉल m इनटू कैपिटल W। दिस इज द मोलर मास, दिस इज द वेट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। और ये आपका क्या है, मास ऑफ सोल्यूट। मास ऑफ सोल्यूट दिया है सर, वेट ऑफ सॉल्वेंट दिया है, मोलर मास पूछ रहा है, m की वैल्यू फाइंड करना है, और अभी टी एफ की वैल्यू भी आपको ही फाइंड करना है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपको फिर से परेशान करने की कोशिश कर रहा है न्यूमेरिकल। यहाँ पे दिया है टी एफ और डेल्टा सॉरी टी नॉट एफ की वैल्यू, आपको पहले फाइंड किसका करना है, टी एफ का। तो टी एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, टी नॉट एफ माइनस टी एफ, बताया था ना, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा, तो फ्रीजिंग पॉइंट इसका ज्यादा, तो इसमें से माइनस करेंगे इसको, तो क्या हो जाएगा 279.65 माइनस 277.33, तो वैल्यू कितनी आ गई, 5 में से 3 2 6 3 और 0.9 में से 7 2 7 7 0 और 2 2 क्लियर। तो 2.32 आपका जो चेंज आया टी एफ इक्वल टू क्या फाइंड हो गया, 2.32 केल्विन। तो डेल्टा टी एफ की भी वैल्यू फाइंड हो गई। तो फाइंड क्या करना था, मोलर मास को उधर ले लेंगे, नया फॉर्मूला बनाएंगे, हम क्रिएट करेंगे, m उधर जाएगा, वैल्यू क्या हो जाएगी, t की वैल्यू इधर आएगी, के एफ अपॉन में डेल्टा टी एफ इंटू में स्मॉल w इंटू 1000 अपॉन में कैपिटल W, और आपको स्मॉल m की वैल्यू फाइंड करना है। के एफ की वैल्यू कितना दिया हुआ है, 22.2 केल्विन केजी पर मोल। तो अब आपका फॉर्मूले के अकॉर्डिंग वैल्यू को पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 22.2 इंटू स्मॉल w की वैल्यू यहाँ पे लिख देंगे, मास ऑफ सोल्यूट, नॉन वोलेटाइल होता है, हमें भी पता है, आपको तो बहुत ज्यादा पता है, आपको क्लियर पता है, कंफर्म पता है क्योंकि आपने पीछे पढ़ लिया है, क्लियर। ये आपका क्या होगा 14.75 ग्राम। और उसके बाद आपका जो सोल्यूट है, उसके बाद सॉल्वेंट का जो मास है, मास ऑफ सॉल्वेंट, देखो डाटा लिखना बहुत जरूरी होता है, डाटा आप लिखने से होता है ना, आपने पूरा क्वेश्चन को एग्जामाइन किया और थेरेटिकल फिर आपने सॉल्व किया,
कुछ लोग होते हैं बहुत बस ऐसे वैल्यू लिया, सॉल्व किया, आंसर आया, भागे आगे, बहुत तेज स्पीड में आगे निकल गए, भाई वो स्पीड में आपको नंबर भी दे देगा। तो एक चीज ध्यान रखना कि जितना अच्छा आप डाटा रिप्रेजेंट करके सॉल्व करेंगे, टाइम भी कम लगे और आप अच्छे से सॉल्व भी कर लेंगे। ये नहीं कि आराम से आप डाटा लिख रहे हैं, एक क्वेश्चन के लिए आपने डाटा ही लिखने में 1 घंटे लगा दिए, ऐसा 3 क्वेश्चन होंगे, पेपर खत्म। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, मास ऑफ सॉल्वेंट आपका कितना दिया है, 500 ग्राम, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू क्या होगी, 22.5, स्मॉल w 14.75 इंटू में 1000 और अपॉन में टीएफ की वैल्यू 2.32 केल्विन और फिर आपकी कैपिटल डब्ल्यू की वैल्यू 500। तो 20 से 20 कैंसिल, इसका पॉइंट कैंसिल, क्यों कैंसिल, क्योंकि यहाँ सेम साइड में 2 नंबर, राइट साइड में, इधर भी राइट साइड में 2 नंबर इक्वल है, नहीं होते तो 0 बढ़ा के क्या कर लेते, इक्वल कर लेते, पॉइंट से पॉइंट खत्म, गॉन। और इस 10 से इसका पॉइंट इधर आएगा क्योंकि इसमें 10 लेस है और ये 10 पावर मल्टीप्लाई करेगी तो एक नंबर बाद और डेसिमल लगेगा, इधर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया 202 इंटू 1475 अपॉन में 232 इंटू 5। अब इसे सॉल्व करके आपको आंसर बताना है और मैं बताऊंगा नेक्स्ट न्यूमेरिकल के बाद, ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। देखेंगे सेकंड न्यूमेरिकल जो आपका दिया हुआ है, द रेडिएटर ऑफ ए व्हीकल। व्हीकल सॉल्यूशन में व्हीकल कहाँ से, क्वेश्चन को पढ़ना है, पूरा पढ़ना है, ठीक है ना। तो द रेडिएटर ऑफ ए व्हीकल विच होल्ड्स 10 लीटर्स ऑफ वाटर इज टू बी यूज्ड इन गुलमर्ग। गुलमर्ग में यूज होने वाला, क्या बात, वेयर द लोवेस्ट टेम्परेचर इज -10 डिग्री सेल्सियस। वहां का टेम्परेचर तो बहुत डाउन होता है ना। तो -10 डिग्री सेल्सियस 263.15 केल्विन मीन्स 10 केल्विन, क्योंकि 273 और 273 में कितना 10 डिग्री सेल्सियस ऐड किया, कितना है 10 केल्विन, क्लियर। 263 केल्विन 0.15 इसको ऐड करेंगे 10 केल्विन आ जाएगा। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एथिलीन ग्लाइकॉल, जिसका मोलर मास कितना दिया हुआ है, बहुत अच्छी बात है, दे दिए 62.1 ग्राम पर मोल, ठीक है। विच शुड बी एडेड टू वाटर, जो कि वाटर से ऐड किया जाना है। तो इस बार मोलर मास नहीं, अमाउंट ऑफ एथिलीन ग्लाइकॉल फाइंड करना है। और एथिलीन ग्लाइकॉल आपका क्या है यहाँ पे, सोल्यूट, क्या है, सोल्यूट। तो चलिए देखते हैं न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व करना है। मैंने इस न्यूमेरिकल को ग्रीन कलर में लिखा है, क्यों, क्योंकि अब हम रेडी हैं बाइक को स्टार्ट करके लेके जाने के लिए, ठीक है ना। क्योंकि हमने एक न्यूमेरिकल कर लिया है, रेड जोन को क्रॉस करके अब हम ग्रीन सिग्नल पे आ गए हैं और हमारी गाड़ी स्टार्ट होने के लिए तैयार और हम ऑन द वे, ठीक है ना। तो चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन दिया था द रेडिएटर ऑफ ए व्हीकल विच होल्ड्स 10 लीटर्स ऑफ वाटर। तो मास ऑफ द वेट ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, सॉल्वेंट इज 10 liters या 10 kg इक्वल टू 10,000, हाँ 10,000 ग्राम, क्योंकि ग्राम में कन्वर्ट करेंगे, सॉल्यूट तो आपको ग्राम में फाइंड करना, ठीक है। तो कन्वर्ट कर लेते हैं पहले से, ग्राम में वैल्यू बहुत अच्छा रहता है, ग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्वेश्चन इजी हो जाता है, ठीक है ना। ज्यादा केजी में फिर पॉइंट में जाना, फिर क्वेश्चन को ज्यादा लेंदी करना नहीं, ग्राम में कर लिया, वैल्यू आएगी 0 से 0 कैंसिल कर लिया, ठीक है ना। चलिए अब इसके बाद क्या दिया है, वेयर द लोवेस्ट टेम्परेचर इज, तो टेम्परेचर है, डिप्रेशन है, कितना है डेल्टा टी एफ इक्वल टू, यहाँ पे थोड़ा सा फाइंड करना, ये हमें ध्यान देना कि लोवेस्ट टेम्परेचर है, यानी लोएस्ट टेम्परेचर जो जहां तक जा सकता है, मींस यू इफ यू आर गोइंग टू डिप्रेस इन फ्रीजिंग पॉइंट यू कांट डिप्रेस मोर देन -10 डिग्री सेल्सियस। तो यही तो हमारा चेंज होगा, इससे ज्यादा हम चेंज कर ही नहीं पाएंगे, ठीक है ना। तो अगर सॉलिड को सॉलिड फेज में ले जाना है, वेपर फेज में उसको इक्वल करना है लिक्विड के प्योर सॉल्वेंट के, तो हम इतना ही कर सकते हैं, इससे ज्यादा चेंज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये नहीं बोल रहा है कि जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है, तो पॉइंट को क्लियर कैसे करना है, ये चीज ध्यान रखना कि इससे ज्यादा चेंज ही नहीं कर पाएंगे, और नहीं कर पाएंगे तो यही हमारा क्या है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कितना दिया है, 10 डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट कर लेंगे किसमें, केल्विन में, तो फाइंड दिया जाएगा 10 केल्विन, जो कि 263 दिया हुआ है, और होता कितना है 273, माइनस कर लेंगे 273 में से 10 केल्विन आ गया, क्लियर। तो 10 केल्विन आ गया आपका डेल्टा टीएफ।
उसके बाद क्या बोला, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एथिलीन ग्लाइकॉल। तो क्या फाइंड करना है, अमाउंट ऑफ एथिलीन ग्लाइकॉल। तो एथिलीन ग्लाइकॉल का अमाउंट क्वेश्चन मार्क, नहीं पता भाई, फाइंड करेंगे, ठीक है ना। और विच शुड बी एडेड टू वाटर, वाटर से ऐड करना है, द सॉल्वेंट इज आवर वाटर, हमने पहले ही लिख लिया, तो यहाँ पे थोड़ा सा लिख देंगे, सॉल्वेंट हमारा क्या है, वाटर, क्लियर। और इसके बाद के एफ की वैल्यू कांस्टेंट होती है, दिया हुआ है के एफ इक्वल टू 1.86 केल्विन इंटू केजी पर मोल। तो वैसे भी मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट में अगर वाटर के लिए दिया है तो समझ जाइए आपका सॉल्वेंट क्या है, वाटर, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये वैल्यू फाइंड हो गई। अब आपका फॉर्मूला क्या होता है, सर ये तो आपने पहले ही बताया था, तो आपका क्या होता है, के एफ इंटू स्मॉल डब्ल्यू इंटू 1000 अपॉन में स्मॉल एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू। ये वैल्यूज इधर जाएंगी और ये वैल्यूज डिनोमिनेटर में जाएंगी, इसको वहां मल्टीप्लाई किया, डेल्टा टी एफ, इसको चाहे इधर लिखें चाहे उधर लिखें, क्वेश्चन है। तो डेल्टा टी एफ इंटू क्या हो गया, स्मॉल एम इंटू स्मॉल डब्ल्यू अपॉन में कितना आ गया, स्मॉल के एफ इंटू 1000 और इक्वल टू में कितना हो गया, डब्ल्यू अमाउंट ऑफ क्या, ग्लाइकॉल, ठीक है ना। अब यहाँ पर वैल्यू को पुट कर देना है। वैल्यू आपकी टी एफ की कितना दिया हुआ है, सर 10 केल्विन, मास मोलर मास मोलर मास मोलर मास 62.1, मास ऑफ सॉल्वेंट कैपिटल डब्ल्यू कितना दिया हुआ है, 10,000 ग्राम, क्या बात, 10,000 ग्राम, और अपॉन में जो वैल्यू दिया किसकी 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 के एफ की कितना दिया 1.86 और 1000, यहाँ पे जीरो इंक्रीज कर लेते हैं सर, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, क्लियर। और यहाँ से 3 जीरो से कैंसिल, 3 जीरो कैंसिल्ड बाई 3 जीरो, ठीक है। अब यहाँ पे 10 इंटू 62 110 अपॉन, और इंटू में यहाँ पे 10 से अपॉन में कितना 186। अब इसको सॉल्व करके आपको बताना है कमेंट सेक्शन में, और उसका जो आंसर आएगा वो आएगा 256.8 के समथिंग आएगा, ठीक है ना। उसमें क्या फाइंड करना था, मोलर मास मीन्स स्मॉल एम की वैल्यू, तो 256.8 अप्रोक्सीमेट में इसकी यूनिट क्या होती है, ग्राम पर मोल, क्लियर। तो ये होगा आपका आंसर। तो इसका जल्दी से कमेंट सेक्शन में, और कमेंट आंसर जो भी अगर इसको समझेगा, पॉइंट को न्यूमेरिकल को लास्ट तक देखेगा, वो कमेंट में जरूर बताएगा कि इसका आंसर क्या आएगा। ये आपके पहले क्वेश्चन का आंसर है जिसको अभी आपने सॉल्व किया था, क्लियर। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, किसके साथ, ऑस्मोसिस के साथ, द फोर्थ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी।